हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में हम ARO का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में 2024 को, हम उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस करेंगे। हम साथ साथ जो भी असर्शन होगा, रीज़न होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो भी ऑप्शन होंगे पॉसिबल, उन सबको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे उस ही जो ऑप्शन है उससे क्वेश्चन बन जाए। तो हम यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और इसमें क्या होगा कि मैंने आपको साथ में चार्ट्स भी दिए हैं जिससे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा हो जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो तो आप उसमें देख सकते हो। तो इसके अंदर गिव बिलो टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीज़न दिए हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि ये दोनों करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, या एक फॉल्स है और एक राइट है और दूसरा फॉल्स है और ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। तो इसके लिए हम इस स्टेटमेंट के लिए हमें ये वाला देखना पड़ेगा चार्ट। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो सी लेवल है, ठीक है, सी लेवल पे जो हमारा टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बट हम जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। हाँ भाई, ये बात सही है, डिक्रीज हो जाता है एज दी एल्टीट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे इंक्रीज होगा एल्टीट्यूड, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, दी एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। अब हमें उसके लिए ये वाला चार्ट देखना पड़ेगा। इसमें कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे ऊपर जा रहे हैं जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि ये चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो लो प्रेशर होता है। क्योंकि हम ऐसा देख सकते हैं जैसे चार्ट में दिया है इसमें कि जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, वो काफ़ी सारे डेंस हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर हाई हो रहा है। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो इनका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और ये थोड़े लाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हमारा लो प्रेशर होगा। तो इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो तो ठीक है, बट जो हमारा रीज़न है वो गलत है। तो इसमें हम ये लगा सकते हैं कि हमारा A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा A। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर नॉट सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अब इसके लिए क्या है कि हमें अफगानिस्तान का मैप पता होना चाहिए। तो साथ साथ मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो मेन मेन सिटीज़ हैं ना, एटलीस्ट आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। हमारे नेबर्स जो हैं उनके बारे में तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। तो अगर हम अफगानिस्तान का मैप देख लेते हैं, अफगानिस्तान है ये जो हमारा इंडिया से टच होता है, छोटा सा बॉर्डर 100 कुछ किलोमीटर का है, आप देख लीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना हमारा टच होता है। और उसके साथ साथ देखिए कि जो इसकी कैपिटल सिटी है वो क्या है, काबुल। और इसका जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से टच हो रहा है, तुर्कमेनिस्तान से टच होता है, उज्बेकिस्तान से टच होता है, ईरान से टच होता है और तजाकिस्तान से टच होता है और इंडिया से टच होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन के गजनी, गजनी आपको कहाँ मिलेगा, गजनी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, 1। ठीक है, फरगना है यहाँ पे, नहीं फरगना नहीं है, फरगना आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में यहाँ पे है फरगना। ठीक है, कांधार, कांधार तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था और उसके ऊपर अभी एक सीरीज़ भी आई हुई है, तो वो कांधार कहाँ पे है, वो अफगानिस्तान में है। तो ये हमारे 2 स्टेटमेंट ठीक हो गए। और यहाँ पे जो लास्ट है समरकंद, और समरकंद आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी आपको उज्बेकिस्तान पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ कांधार में यहाँ पे आपको यूनेस्को की जो साइट्स हैं वो भी देखने को मिलती है, जो कि शायद वो तालिबान का जब अटैक हुआ था वहाँ पे तालिबान ने उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कांधार और गजनी में देख लीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या लिखा है, हाँ ये लिखा है इस पर नॉट।
तो आपको ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट देखनी है कि इस वजह से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं कि हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 2 और 4 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आप ये देख लीजिए यूजबेकिस्तान की भी जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं वो कजाकिस्तान आपको देखने को मिलेगी, किर्गिस्तान देखने को मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा, तजाकिस्तान देखने को मिलेगा और अफ़गानिस्तान देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अराल सी भी है, तो आ जाता है क्वेश्चन कि ये किस किस के बीच में अराल सी, तो यूजबेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है सिर्फ, बल्कि जितने भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार लास्ट पीसीएस का भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मराठा की क्रोनोलॉजी पूछी थी, मराठा के जो पेशवास थे उनकी क्रोनोलॉजी पूछी थी, सैयद की भी आ जाती है, तुगलक की भी आ जाती है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए कि सैयद वैसे ज़्यादातर आपको बुक्स वगैरह में ना इसकी वो मिलती नहीं है डायनेस्टी देखने को, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देखिए यहाँ से ही क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए आपको सारे ही जो मुगल्स हैं या जहाँ पे भी क्रोनोलॉजी वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से करना है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो सैयद डायनेस्टी है उसके जो फाउंडर थे वो थे खिज्र खान, ठीक है। और ये खिज्र खान जो थे, ठीक है, ये किसके बाद आए थे, ये तुगलक के बाद इनकी डायनेस्टी आई थी सैयद। तो ये यहाँ पे हो गया, खिज्र खान थे, सेकंड मुबारक शाह, थर्ड मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसलिए अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट आएगा खिज्र खान, उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह, ठीक है, फिर आएगा मुबारक शाह, फिर आएगा अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा डी सही। तो आप यहाँ पे डी मार्क कर लीजिए। इसके बारे में कुछ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सैयद डायनेस्टी है, तो सैयद डायनेस्टी जो थी उसको तुगलक के बाद आई थी ये, इट वॉज दी 4th डायनेस्टी थी ये दिल्ली सल्तनत की। और इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, 1414 से लेकर 1451 तक। और ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, खिज्र खान। सैयद मीन्स क्या होता है, डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद के जो डिसेंडेंट है को, ठीक है। तो इनके जो ये हैं नाम दिए हुए हैं, खिज्र खान, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये एरिया था जहाँ पे इन्होंने रूल किया था। और इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। सैयद जो वंश के संस्थापक थे उनके खिज्र खान थे, तो इन्होंने जो मुगल का जो आक्रमणी तैमूर था उसका समर्थन किया था। और तैमूर द्वारा खिज्र खान को उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत थे का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था, जिसमें लाहौर, मुल्तान और दीपलपुर आता है। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इन्होंने अपने आप को बोला रैयत-ए-आला की उपाधि दी थी। और उसके बाद जो खिज्र खां के बाद जो शासक बना था मुबारक शाह, वो सिंहासन पर बैठे और उन्होंने जो तारीख के मुबारक शाही के जो राइटर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि याहिया बिन सरहिंदी। तो आप इससे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे मुबारक लिखा है तो मुबारक किसी को देंगे तो एक खुशी का टाइम होता है, याया कर सकते हैं। तो ऐसे आप याद रख लीजिए कि ये इन्होंने लिखी है। और जो हमारे लास्ट रूलर था सैयद डायनेस्टी का, वो था अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये आप हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये ए वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कलर कोडेड कार्बन रेजिस्टर विथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग ऑफ ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक कलर। व्हाट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। तो इसमें बताना है कि जो प्रतिरोधक के माध्यम से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या है। तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा क्वेश्चन जिसकी मतलब फिजिक्स जिसने अच्छे से पढ़ी होगी या जिसका साइंस का बैकग्राउंड होगा उसको ज़्यादा हेल्प करेगा ये कि क्वेश्चन इजी हो जाएगा, वरना ये थोड़ा टफ पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कलर्स होते हैं, उनकी कलर की कोडिंग होती है, ठीक है, उस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। तो ये ओम का जो लॉ है वो है V = I × R। तो V क्या होता है,
जो प्रतिरोधक रेजिस्टेंस होता है, आई क्या होता है प्रवाहित होने वाली धारा, और आर होता है प्रतिरोध। तो इसमें हमें वी और आर क्या होता है जो रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें क्या है कि ये कलर कोडिंग के द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें जो वी आएगा वो 15 वी आएगा, और आर रेजिस्टेंस जो आएगा वो 15 ओम आएगा। तो यहाँ पे हम I इज इक्वल टू वी अपॉन आर कर देंगे, तो 15/15 इसका आंसर आ जाएगा 1 एम्पेयर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दी 5th क्वेश्चन, कंसीडर दी फॉलोइंग टाइप ऑफ इरोजन। इरोजन के जो टाइप होते हैं उनको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। देखिए क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो भी हमारे इरोजन होते हैं उसके क्या क्या टाइप हैं। तो उसको हमें बेसिकली ये हमारे टाइप हैं। इसमें क्या होता है कि जो जब रेनिंग होती है तो जो छोटा छोटा सा मूवमेंट होता है, जो अपर लेयर होती है, तो उसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। इसमें मतलब बहुत छोटे छोटे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं और अपनी जगह से थोड़ा मूव इधर उधर हो जाते हैं, तो उसको हम स्प्लैश इरोजन करते हैं। बट उसके बाद क्या होता है कि पूरी पूरी थोड़ी सी जो शीट होती है वो मूव करती है, तो उसे हम शीट इरोजन बोलते हैं। जो रिल इरोजन होता है उसमें थोड़ा और गहराई होती चली जाती हैं, तो उसे रिल इरोजन बोलते हैं। एक होता है गली इरोजन, जिसमें आपकी बहुत गहरी गहरी इरोजन होता है। जैसे अगर आप देखें चंबल की जितनी भी एरिया है चंबल का, तो वहाँ पे बहुत गहरा गहरा इरोजन हुआ है, तो इसलिए हम इसको गली इरोजन बोलते हैं। तो इसका जो हमारा कोड हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट होगा स्प्लैश, सेकंड होगा हमारा शीट, थर्ड हमारा होगा रिल, एंड फोर्थ, तो ये अब देख लीजिए हमारा आंसर क्या बैठता है, हमारा सेकंड के बाद थर्ड, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। हम डेली ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है इसलिए हम 5 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे। तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा और आपको क्या इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए। मैं वैसे मोस्टली कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे चार्ट आपके सामने लेकर आऊँ, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल सके और आपकी एक जो माइंड मैप है वो तैयार हो सके। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।